हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल रही है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो GOC 2 है उसमें हमें पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और उनके एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशंस में एसिडिक कैरेक्टर को ख़त्म कर चुके हैं। आज बारी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक स्ट्रेंथ की। तो आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। बेटा, इस लेक्चर को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आपके देखे हुए होने चाहिए, एसिडिक कैरेक्टर वाला लेक्चर भी आपका देखा हुआ होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उन लेक्चर्स को कंप्लीट करें, फिर आप इस लेक्चर पर आएँ, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की। तो आपकी जो हेडिंग पड़ेगी वो ये होगी, बेसिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजिनस मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ध्यान दीजिएगा, हम नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स बेसिक होते क्यों हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कोई नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है बेटा। लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। अगर हम इसके कांटेक्ट में वाटर एज ए सॉल्वेंट लाएं, वाटर में इसको अगर हम डिसॉल्व करें तो ये क्या करता है, वाटर से प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहां बनेगा NH पॉजिटिव प्लस यहां पर हो जाएगा OH नेगेटिव, ये एक्वस हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इसने प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। जो प्रोटॉन को ले सकता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। और जब प्रोटॉन को लिया जाता है तो लोन पेयर को देना होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये प्रोटॉन का एब्जॉर्प्शन होता है। जो लोन पेयर को दे दे वो लुईस बेस बोला जाता है, और जो प्रोटॉन को ले ले वो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस बोला जाता है। तो कुल मिला के आप ये लिखोगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। फुल स्टॉप के बाद they can donate lone pair of electron or can absorb proton। उसके बाद ये रिएक्शन दिखाएंगे। एसिड के केस में भी हम लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट लिया था, यहां पर भी हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे। तो ध्यान देना, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा बेस का, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के केस में हम Ka से दिखाते थे, यहां Kb से दिखाएंगे। Kb इज इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट साइड में बनता है, ये इसकी कंसंट्रेशन ली जाएगी। ये जो बना है इसको अगर हम कह रहे हैं बेस, तो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर छोटा हो गया थोड़ा, जगह है नहीं, कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो ये कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन हो गई इनटू OH नेगेटिव, और अपॉन होगा ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड आपने जिसके बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है उसकी कंसंट्रेशन। जैसे हम लोग एसिड्स में कहते थे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, वैसे ही यहां पर हम कहेंगे। तो एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये डिसोसिएशन कांस्टेंट वाली हो गई। यहीं पे मोर द वैल्यू ऑफ Kb ज्यादा होगा तो, और लेस द वैल्यू ऑफ pKb इज स्ट्रॉन्गर द बेस। तो Kb ज्यादा होगा या pKb कम होगा तो बेस उतना ही अच्छा होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, आपको Kb या pKb नहीं दिए होते हैं, आपको दो कंपाउंड्स दिए होंगे, उनके बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करना होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगा के, और या तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, या फिर आपको Kb या pKb के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ गए, किन किन कंपाउंड्स के बेसिक कैरेक्टर को हमें कंपेयर करना है। तो जो कंपाउंड्स
जिनके बेसिक कैरेक्टर को हमें कंपेयर करना है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आते हैं, आपको बता दें, एक तो अमोनिया होता है, दूसरे होते हैं अमाइंस। अमाइंस में आपको पता होगा प्राइमरी अमाइन होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। तीसरा जो कंपाउंड हम यहां पर लेंगे, इसके अलावा एरोमेटिक अमाइंस भी यहां होते हैं। ये एक कंपाउंड है RCH डबल बॉन्ड NH। ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड इमीन। तो ये इमीन्स हैं, इनको भी लेना है। फोर्थ हम यहां पर RCN यानी ये साइनाइड्स हैं, इनको भी लेंगे। और फिफ्थ यहां पर हम एक कंपाउंड होता है अमाइड, ये भी आपके सिलेबस में है, RCONH2। हमने प्राइमरी अमाइड बना लिया, ये अमाइड है। इनके हमें जो इनका बेसिक कैरेक्टर है क्या करेंगे, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। जो आपके सिलेबस में है या जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अमोनिया और अमाइन वाला केस है। तो हमारी जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड अमाइंस। तो ये होने के बाद, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, जो हेडिंग डालेंगे वो होगी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड अमाइंस। तो अमोनिया और अमाइंस को हम लोग ले रहे हैं। जो बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग कंपेयर करेंगे वो दो मीडियम्स में कंपेयर करेंगे। एक तो हम कंपेयर करेंगे वेपर फेज या गैस फेज में, और दूसरा हम कंपेयर करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात होगी हमारी इन गैस फेज। गैस फेज या इसी को हम लोग बोलेंगे वेपर फेज। तो हम इसको अभी कंपेयर करने वाले हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड अमाइंस। दो केसेस में कंपेयर करेंगे, इन गैस फेज या वेपर फेज। तो लिखेंगे हम लोग इन गैस फेज और वेपर फेज फॉलोइंग टू फैक्टर्स अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ। गैस फेज या वेपर फेज में दो फैक्टर्स बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। उनमें से जो पहला फैक्टर है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के साथ जो तीन ग्रुप्स अटैच हैं, अमोनिया अगर है तो हाइड्रोजन होंगे तीनों, और हाइड्रोजन कैसे ग्रुप होते हैं, प्लस आई। और अगर ये अमाइन है तो एक तरफ हाइड्रोकार्बन आ जाएगा यानी R आ जाएगा, दो तरफ H होंगे, प्राइमरी अमाइन है तो। सेकेंडरी में दो तरफ R आ जाएंगे, एक तरफ H होगा। टर्सरी में तीनों R आ जाएंगे। कुल मिला के चाहे अमोनिया हो या अमाइंस हो, हर हाल में यहां पर जो ग्रुप्स अटैच होंगे वो कैसे ग्रुप्स होंगे, वो प्लस आई ग्रुप्स होते हैं। तो अगर ये ग्रुप प्लस आई है, हमने इस तरीके से ले लिया, ये प्लस आई ग्रुप यहां पर अटैच है। जो प्लस आई ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली डिस्प्लेस कराते हैं। जब वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली डिस्प्लेस कराएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इससे क्या होगा, नाइट्रोजन लोन पेयर जो देता था, लोन पेयर देने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी जो प्लस आई ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे, वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। एसिडिक में उल्टा हुआ करता था, माइनस आई बढ़ाते थे। तो पहला आपने फैक्टर लिया है इंडक्टिव इफेक्ट, आप ये बनाएंगे और लिखेंगे प्लस, लिखिएगा the plus I groups attached with nitrogen increase the electron density on nitrogen, कॉमा लगा के, ability of nitrogen तो बेटा आपने लिखा है the plus I groups attached with nitrogen will increase the electron density of nitrogen, comma लगा के, the ability of nitrogen to accept proton or to donate lone pair increases,
हेंस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो प्लस आई ग्रुप्स क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इस हिसाब से अगर हम देखें तो अमोनिया में क्या होगा, तीनों हाइड्रोजन होंगे, प्लस आई ग्रुप्स हैं। प्राइमरी अमाइन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप इज बेटर प्लस आई देन हाइड्रोजन। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी अमाइंस होंगे वो अमोनिया से अच्छे बेस होंगे, सेकेंडरी और अच्छे होंगे और टर्शरी और अच्छे होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, हमने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये निकल के आएगा टर्शरी ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन अमोनिया। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर लिखिएगा, सेकेंड फैक्टर है यहां पर स्टीयरिक फैक्टर या स्टीयरिक हिंड्रेंस भी बोल देते हैं। देखो स्टीयरिक फैक्टर क्या कहता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या है, समझिएगा। बनाते हैं यहां पे, जैसे ये हमने ये नाइट्रोजनस कंपाउंड ले लिया, इसके साथ ये ग्रुप अटैच होते हैं 3। तो मान लिया ये ऐसे करके ये ग्रुप अटैच हैं। तो जो ग्रुप्स अटैच होते हैं वो ग्रुप क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन के चारों तरफ एक भीड़ जनरेट करते हैं और ये होगा इसका लोन पेयर ऐसे करके, जिसके थ्रू ये क्या करेगा, अपना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ये लोन पेयर हमने मान लिया। अब है क्या बेटा, इस भीड़ की वजह से ये जो लोन पेयर है ये इसको आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है, मतलब H पॉजिटिव के साथ ये ओवरलैप नहीं कर पाता है, तो इससे बेसिक कैरेक्टर घटता है। ये भीड़ जितनी ज्यादा होगी, ये स्पेशियल क्राउड जितना ज्यादा होगा ये वाला ग्रुप्स की वजह से, मतलब ग्रुप्स जितने बड़े होंगे स्पेशियल क्राउड उतना ही ज्यादा होगा, और क्राउड ज्यादा होने से प्रोटॉन के साथ ओवरलैपिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो घटेगी और इससे बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। अच्छा, ग्रुप बड़े कहां होते हैं भाई, हाइड्रोजन तो बहुत छोटा एटम है, तो अमोनिया में तीनों हाइड्रोजन है। प्राइमरी में एक तरफ भीड़ बढ़ गई, एल्काइल ग्रुप आ गया, सेकेंडरी में और बढ़ गई, टर्शरी में और बढ़ गई। तो अगर इस फैक्टर को हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, उल्टा। तो आप लिखो स्टेरिक फैक्टर में ये बनाओ और लिखो द ग्रुप्स अटैच्ड विद नाइट्रोजन जनरेट्स स्पेशियल क्राउड अराउंड द नाइट्रोजन, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ लोन पेयर ऑर्बिटल डिक्रीजेस और प्रोबेबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन डिक्रीजेस, कॉमा लगा के, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज, उल्टा हो जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे अमोनिया, अमोनिया के बाद आएगा प्राइमरी, फिर होगा सेकेंडरी और फिर होगा यहां पर टर्शरी। तो ये बेटा अब ऑर्डर यहां पर रिवर्स हो गया। दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है इंडक्टिव वाला फैक्टर और दूसरा होता है ये स्टीयरिक फैक्टर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कह रहे हैं अपनी अपनी बात। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा क्या, तो ये वाला जो फैक्टर है ये बहुत कमजोर होता है, स्टेरिक फैक्टर। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो वेपर फेज में या गैस फेज में जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकल के आएगा वो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम लेंगे तो हम ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या कहेंगे, टर्शरी ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। तो नई लाइन से आप लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डोमिनेंट फैक्टर, हेंस इन वेपर फेज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज, ये वाला होगा टर्शरी और सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। अच्छा, जिस ऑर्डर में बेसिक स्ट्रेंथ होता है उसी ऑर्डर में केबी होता है। तो केबी किसका ज्यादा होगा, केबी ज्यादा होगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन अमोनिया। और अगर हम बात करें पी केबी की तो पी केबी उल्टा हो जाएगा, अमोनिया, फिर होगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। ये बेटा जी बात चल रही है इन वेपर फेज या गैस फेज की। तो वेपर फेज या गैस फेज में ये ऑर्डर निकल के आता है बेसिक स्ट्रेंथ का।
अब हम फेज बदलेंगे, मतलब मीडियम बदलेंगे। अब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको रब करते हैं, मिलते हैं आपके साथ। हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। तो डालते हैं हेडिंग बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। तो लिखिएगा, फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ। उसमें से पुराने दो फैक्टर तो हैं ही। पहला फैक्टर है, लिखेंगे आप लोग, इंडक्टिव इफेक्ट। और मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है, बस आप इतना लिखें यहां पर। पहला फैक्टर हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, बस आप इतना से लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज, समझाया हुआ है आपको पूरा, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और फिर अमोनिया। तो ये ऑर्डर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर। दूसरा फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर। बेटा जी स्टेरिक फैक्टर में आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ शुड बी, बताया था आपको, अमोनिया, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तीसरा जो नया फैक्टर यहां पर है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर वेपर फेज में नहीं था, ये एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है। दो लाइनें पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। लिखिएगा, कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। कॉन्जुगेट बेस नहीं, सॉरी, यहां पर कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, कॉमा लगा के, इट्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या होता है बेटा, ध्यान देना, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, इज NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव है। और क्या होता है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है हमने इस तरीके से बना लिया N, हालांकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा बट हम एक प्लेन में ही दिखाई दे रहे हैं, H, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जो मीडियम है, जहां पानी है, वाटर है, ये उसके साथ इस तरीके से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो कुल मिला के कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, तो आप देखेंगे और आप यहां लिखेंगे, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया इज NH4 पॉजिटिव, और इसने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो बेटा जी इसने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए। हुआ क्या, जब आप याद करो एसिडिक कैरेक्टर में हमने आपको पढ़ाया था, एसिड प्रोटॉन देने के बाद क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही अच्छा होगा। यहां पे बेस प्रोटॉन लेने के बाद क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो कॉन्जुगेट एसिड है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एसिड की बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो ये तो हमने लिया कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। इस तरीके से अगर हम देखें कॉन्जुगेट एसिड ऑफ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन को हम लिख लेते हैं RNH2। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इज, प्रोटॉन दे दो इसको,
RNH3 पॉजिटिव, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा? इट फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसने 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। इसका मतलब जो प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट बेस है वो कम स्टेबल होगा अमोनिया के कॉन्जुगेट बेस से। इसको बोलेंगे अमोनियम आयन और इसको बोलेंगे प्राइमरी अमोनियम आयन। तब देखना, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ सेकेंडरी अमाइन मतलब R2NH इज R2NH2 पॉजिटिव। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और कम स्टेबल हुआ। ऐसे ही कॉन्जुगेट एसिड ऑफ टर्शरी अमाइन R3N इज R3NH पॉजिटिव, ये बनाएगा 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये और कम स्टेबल होगा। तो अगर हम बात करें इस फैक्टर के अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, जो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर आएगा प्राइमरी, फिर आएगा सेकेंडरी और फिर आएगा टर्शरी। अब दिक्कत ये हो गई, देखो 3 फैक्टर आ गए। इंडक्टिव के अकॉर्डिंग टर्शरी ज़्यादा है, स्टीयरिक के अकॉर्डिंग अमोनिया ज़्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग भी अमोनिया ज़्यादा है। अब ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, अगर इस पे नजर डाली जाए? ध्यान देना, याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, बट ध्यान दो। है क्या? जब प्राइमरी अमाइन आएगा तो हाइड्रोजन हटने से R आया। देखो R हटते हाइड्रोजन बॉन्ड तो हट गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक कम हो गया, लेकिन चाहे R मिथाइल हो, चाहे इथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, चाहे आइसोप्रोपाइल हो, जो H हटेगा, H हटने से R आएगा, उससे हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक कम हो गया। तो ये फैक्टर तो फिक्स है बिल्कुल। लेकिन स्टीयरिक फैक्टर भाई कितना हिंड्रेंस लगेगा ये डिपेंड करेगा कि एल्काइल ग्रुप कितना बड़ा है। इंडक्टिव इफेक्ट भी मिथाइल से ज्यादा होता है इथाइल का, इथाइल से ज्यादा होता है प्रोपाइल का, प्रोपाइल से भी ज्यादा होगा आइसोप्रोपाइल का। तो इंडक्टिव और स्टीयरिक को चलो आप डोमिनेंट है ही नहीं, छोड़ ही दो उसको। इंडक्टिव को भी अगर आप देखोगे तो इंडक्टिव में है क्या, अलग अलग एल्काइल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव स्ट्रेंथ होती है, वो अलग अलग होती है। तो दिस मीन्स नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप भी डिसाइड करेगा कि वो कितना बड़ा है। तो ओवरऑल आपको याद करना पड़ेगा 2 चीजें, 2 ग्रुप्स हमारे सिलेबस में हैं, एक तो मिथाइल का है और एक इथाइल का है। तो ओवरऑल क्या क्या याद रखेंगे? एक तो केस लेते हैं व्हेन R इज मिथाइल, इसका ऑर्डर याद रखेंगे, और दूसरा व्हेन R इज इथाइल, CH2CH3 मतलब ये क्या हो गया, ये C2H5 है। कैसे याद रखेंगे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। देखो बेटा, दोनों में ही सेकेंडरी पहले आएगा, यहां भी और यहां भी दिख रहा होगा होपफुली, दोनों में ही सेकेंडरी पहले आएगा और दोनों में ही अमोनिया बाद में आएगा। ठीक है, ये हमने लगाया। अभी यहां पर ध्यान दें, सेकेंडरी दोनों में पहले आएगा और दोनों में अमोनिया लास्ट में आएगा। अब बचा क्या, टर्शरी और प्राइमरी। तो याद रखिए ये ग्रुप छोटा है तो 3 और 1, टर्शरी और प्राइमरी बच्चे छोटा ग्रुप है तो 3 और 1 से छोटा नंबर बना दो, क्या बनेगा, 13 बनेगा। तो छोटे ग्रुप में क्या जाएगा, प्राइमरी और टर्शरी। ये बड़ा ग्रुप है इथाइल, 2 ही तो आपको याद करने हैं, तो आप बड़ी संख्या बना दो। बड़ी संख्या क्या होगी, 31, ये प्राइमरी। तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है, ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ होता है
और अगर के ए बताना पड़े तो के ए का भी यही सीक्वेंस होगा, और अगर आपको बताना पड़े के नहीं के बी, अगर आपको बताना पड़े पी के बी तो पी के बी का जो सीक्वेंस होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ को पढ़ा, किसकी, अमोनिया और अमाइंस। दो फेजेस में हम लोगों ने पढ़ा। दो फेजेस कौन कौन से थे? दो फेजेस थे हमारे, एक तो वेपर फेज वाला पढ़ा था हम लोगों ने, और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था इन एक्वस सोल्यूशन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये। इसके बाद अमाइंस चल रहे हैं, तो एक पॉइंट आपको और लिखाएंगे, एक पॉइंट आप जो और लिखोगे वो है, लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा, एरोमेटिक अमाइंस। ब्रैकेट में आप चाहें तो एनिलीन भी लिख सकते हैं, एरोमेटिक अमाइंस ब्रैकेट में चाहें तो बेटा आप लिखेंगे एरोमेटिक अमाइंस, ब्रैकेट में आप चाहें एनिलीन लिख सकते हैं। एनिलीन ये होता है, यहां NH2, ये लोन पेयर दिखा सकते हो, या इसको ऐसे भी दिखाते हैं C6H5NH2। एरोमेटिक अमाइंस या एनिलीन की बात चल रही है। अगर एनिलीन आपने लिखा है तो आप लिखेंगे एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस और देन एलिफेटिक अमाइंस और अमोनिया, देन एलिफेटिक अमाइंस और अमोनिया, बिकॉज इन एनिलीन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन is delocalized in benzene ring, is delocalized in benzene ring। तो ये बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज कर जाता है। ठीक है, कैसे डीलोकलाइज कर जाएगा आप लोगों ने अच्छे से सीखा हुआ है भाई। ये नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, तो ये लोन पेयर कैसा होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। ये इस तरीके से आएगी स्थिति, तो जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा जा करके डबल बॉन्ड, ये NH2 यहां पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर चार्ज होगा नेगेटिव, ये इस तरीके से, ये पहला है स्ट्रक्चर, तो ये दूसरा है, यहां पर आएगा थर्ड स्ट्रक्चर, यहां पर आएगा फोर्थ स्ट्रक्चर। इस तरीके से बेटा नाइट्रोजन का जब लोन पेयर ही चला गया, जब लोन पेयर चला गया तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। इसके बाद हम एक पॉइंट और लिखेंगे, कंपाउंड्स होते हैं अमाइड्स, लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो इनको हम एक ही लेक्चर में ले रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का एक लेक्चर और आएगा जिसमें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां से नहीं आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, एकेडमिक में और कॉम्पिटिटिव दोनों में ही ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, उसमें क्वेश्चंस ऐसा नहीं आते नहीं है, सब कुछ सिलेबस में भी वो है, बट वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट होगा अमाइड्स। अमाइड्स जानते होंगे, C++ON वाला ग्रुप। अमाइड्स आर लेस बेसिक देन एरोमेटिक देन एलिफेटिक अमाइंस एज वेल एज एरोमेटिक अमाइंस। मतलब इनसे एलिफेटिक से तो है ही कम, एरोमेटिक से भी कम है। देन एलिफेटिक अमाइंस एज वेल एज देन एरोमेटिक अमाइंस बिकॉज इन अमाइड्स, आपने लिखा होगा सेंटेंस, अमाइड्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस एज वेल एज देन एरोमेटिक अमाइंस because in amides lone pair of nitrogen is delocalized on more electronegative oxygen atom। तो ऐसा होता है अमाइड्स में R C++O, यहां होता है ये NH2, ये लोन पेयर इधर की तरफ डीलोकलाइज कर जाता है, ऑक्सीजन के पास चला जाता है, तो O पे आ जाएगा नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहां पर हमने NH2 ये पॉजिटिव ले लिया। बेटा जी देखो डीलोकलाइज तो यहां भी हुआ था और डीलोकलाइज यहां भी हुआ, लेकिन यहां डीलोकलाइज होकर कार्बन पे गया था। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से रिटेन नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये रिटेन कर जाएगा, ये रिटेन कर जाएगा, तो फिर इससे क्या होगा,
लोन पेयर लंबे समय के लिए चला गया तो इससे बेसिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा घट जाएगी। एक क्वेश्चन करेंगे बस, उसके बाद या क्वेश्चन हम सेकेंड लेक्चर में करेंगे, इसको हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। एक लेक्चर बेसिक स्ट्रेंथ का और आएगा और उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो बेटा जी, प्रमोट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।